और आज हम बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। पहले आप लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा होगा, कुछ बातें आपको पता होंगी, कुछ बातें नहीं पता होंगी, तो वही सब चीजें हमारे इस चैप्टर में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन को अगर हम क्लासिफाई करें या डिफाइन करें तो ये दो टर्म से मिलकर के बना हुआ है, ऑक्सीडेशन और दूसरी टर्म है हमारे पास रिडक्शन। कई बार इसको हम कंबाइंड फॉर्म में रिडॉक्स भी बोल देते हैं, ठीक है ना। रिडक्शन से हमने रेड लिया हुआ है और ऑक्सीडेशन से हमने OX लिया हुआ है, ठीक है। तो रिडॉक्स, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस या फिर रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इनकी जो टर्म है उन अलग अलग टर्म्स को समझेंगे। तो पहला जो टर्म हम समझेंगे वो है ऑक्सीडेशन, और इसके लिए हमारे पास में दो मेथड्स है। पहला मेथड जो है वो है हमारे पास में क्लासिकल कॉन्सेप्ट, जो हम बहुत पहले से देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं। तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों को पता होगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, कि वो प्रोसेस जिसमें हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं किसी के साथ, ठीक है। तो किसी भी सब्सटेंस के साथ में अगर हम ऑक्सीजन ऐड कर दें, या फिर कोई जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, या तो हम ऑक्सीजन ऐड करें या फिर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसे हम ऐड कर दें, तो हम उसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन। या फिर कई बार इसको उल्टा भी बोल देते हैं कि भाई हाइड्रोजन रिमूव कर दें, हाइड्रोजन जो है उसे हम क्या करें, रिमूव। या फिर कोई जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो एलिमेंट है उसको रिमूव कर दें। तो ये तो है एडिशन, कि अगर हम ऑक्सीजन को ऐड करें या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड करें तो भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। हाइड्रोजन को रिमूव करें या किसी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को अगर हम रिमूव करें तो हम उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं एक एग्जांपल लेकर के। जैसे मान लो कि आपके पास में है मैग्नीशियम, एक कोई मेटल, ठीक है, और इसको आपने ऑक्सीजन के साथ में ट्रीट कराया। तो ऑक्सीजन के साथ जब आप ट्रीट कराओगे तो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, ठीक। अब मैग्नीशियम के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो यहाँ पे दो हैं, तो यहाँ दो लगा लो, ये इस तरह से। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे कि मैग्नीशियम के साथ में ऑक्सीजन की एडिशन हुई है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को जोड़ करके अगर हम देखें तो मान लो कि हमारे पास में यहाँ पर है टिन क्लोराइड, और इसको हमने एक इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट है क्लोरीन, उसके साथ में ट्रीट कराया। तो ये क्या करेगा, ये इस टिन के साथ में ऐड हो जाएगा और SnCl2 से SnCl4 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है SnCl जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी रखता है और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना या ऑक्सीजन का जुड़ना दोनों ही क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल। अब हाइड्रोजन को रिमूव करने वाला एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मान लीजिए कि आपके पास में है H2S गैस, और इसको हमने क्या किया, क्लोरीन के साथ में ट्रीट करा लिया। अब क्लोरीन के साथ में जब हम ट्रीट कराएंगे तो ये जो सल्फर है इससे ज्यादा एफिनिटी है इस क्लोराइड की, तो ये जो हाइड्रोजन है वो यहां से सल्फर से रिमूव हो जाएगा और Cl के साथ में जुड़ जाएगा, ठीक है ना। और इस सल्फर का हमें यहाँ पर ये सल्फर जो है वो मिल जाएगी। तो हाइड्रोजन इस स्टेज में क्या हुआ है, हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है, हाइड्रोजन निकली है, ठीक है ना, रिमूव हुई है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को आप प्लस भी कर सकते हो। जैसे अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल लें कि Ki की रिएक्शन अगर हम पेरोक्साइड से कराएं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसके साथ अगर हम करवाते हैं सो 2KOH बनता है और आयोडीन बनती है। अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ से ये क्या है, ये K+ और I- था ना, तो यहाँ से अगर हम क्या कर दें, आयोडीन से अगर K+ हटा दें, तो ये देखो हमने यहाँ पर क्या किया, इसमें हमने यहाँ से अगर ये Ki से आयोडीन में कन्वर्ट हुआ है तो हमने इलेक्ट्रोपॉजिटिव
एलिमेंट जो है उसको रिमूव कर दिया, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। तो ये जो मैंने एरो में जो चीजें दिखाई हैं यहां से यहां तक ये जो बना करके दिखाया है, ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल हैं, जहां पर आपने ऑक्सीजन को ऐड किया, किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड किया, यहाँ पर हाइड्रोजन को रिमूव किया, और इस कंडीशन में आपने जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसको रिमूव किया। तो ये सभी एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन के। अगर अब हम बात करें रिडक्शन की, कि रिडक्शन क्या होता है, तो हम बात करते हैं यहाँ पे रिडक्शन की। अच्छा, रिडक्शन से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ऐसे सब्सटेंसेस जो क्या करें, ऑक्सीजन दें या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप दें और किसी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर दें, तो उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होंगे, जो प्रोवाइड करेंगे ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या एटम या ग्रुप किसी भी सब्सटेंस के साथ में जुड़ने के लिए, वो अगर प्रोवाइड कर दे तो उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। ठीक है ना, क्लियर। तो एक हम बात करते हैं रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, जस्ट उल्टा जो हमने ऑक्सीडेशन का देखा है, जस्ट उससे रिवर्स हो जाएगा। जैसे पहली चीज तो ये है कि रिडक्शन के अंदर हम यहां पर बात करते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो जाती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अगर ऐड होती है, या फिर कोई जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है, सॉरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, तो हाइड्रोजन ऐड हो या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो तो उसे हम बोलेंगे रिडक्शन। और अगर हम ऑक्सीजन को रिमूव कर दें या फिर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रिमूव कर दें, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये अगर हम रिमूव कर दें तो भी हमारे पास में क्या एग्जाम्पल होगा वो, या उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, अगर हम इसको एग्जाम्पल के रूप में देखें तो मान लो कि हमारे पास में यहां पर है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है ना, और कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हमने करवा दी हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या हुआ, ये कॉपर बना और वाटर बन गया। तो यहां पर कॉपर ऑक्साइड से हमने क्या किया, ऑक्सीजन रिमूव कर दिया। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये क्या है, रिडक्शन, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, तो ये ऑक्सीजन जो है वो हमने रिमूव की। या फिर हम क्या कर सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल देखें हम FeCl3 का, और इसको अगर हम हाइड्रोजन के साथ में ट्रीट कराएं तो FeCl3 जो है वो FeCl2 में कन्वर्ट हो जाता है, और एक हाइड्रोजन ये जो निकलेगा वो HCl। ठीक है, अब ये बैलेंस नहीं है, इसको थोड़ा सा बैलेंस कर देते हैं। तो ये 2 है, 4 है, तो इसको यहाँ पर ले लिया 2, ठीक है ना, तो ये भी 2 हो जाएगा, तो ये क्लोरीन कितना हो गया, 6 है ना, तो ये यहाँ पे 2 हो जाएंगे। ये एक, तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो Cl3 है, FeCl3, इसमें से अब हमने एक क्लोरीन हटा दिया, तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो रिमूव हो गया, तो ये भी एक रिडक्शन का एग्जाम्पल है, रिडक्शन। या फिर हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए कि हाइड्रोजन हमने सल्फर में यहाँ पर ऐड कर दिया, तो ये क्या बना लिया, इसने H2S बना लिया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का ऐड होना जो है, इसलिए इसको हम रिडक्शन बोलेंगे। या फिर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का ऐड करना, मान लो जैसे कि मान लीजिए कि ये क्लोरीन जो थी इसकी रिएक्शन हमने सोडियम के साथ में करवा दी, तो NaCl बना, 2 है इधर, तो ये 2 लगा दो, यहाँ भी 2 लगा दो। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस क्लोरीन के साथ में कौन ऐड हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल क्या हैं, रिडक्शन के हैं, तो इसे हम रिडक्शन बोलेंगे। ठीक, और ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो हाइड्रोजन प्रोवाइड कर दे, ठीक है ना, उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम कभी थोड़ा बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझो। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा क्लासिकल कॉन्सेप्ट, जिसमें हाइड्रोजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना, या किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना और निकलना, इसके बेस पर हमने डेफिनेशंस दी हुई थी कि कौन ऑक्सीडेशन करता है और कौन रिडक्शन करता है। दूसरा हमारे पास में एक और मेथड है
जिस मेथड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, देखो यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे जब भी हम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन देखेंगे, तो इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर ध्यान में रखते हुए और कहेंगे कि कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है और कौन रिडक्शन कर रहा है। तो यहाँ सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में हम समझते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस हो या इलेक्ट्रॉन निकल जाए, रिमूव हो जाए, ठीक है, तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि अगर कहीं पर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाए, ठीक है, तो या तो आप बोलोगे क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, या फिर आप बोलोगे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। ये अपवर्ड एरो मैंने इसलिए दिखाया कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो या तो इंक्रीज हो जाए या फिर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए, तो ऐसे प्रोसेसेस को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अब इसको एग्जांपल के तौर पर यहां पर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो हम पहले देखते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मान लीजिए कि हमारे पास में सोडियम था, इस सोडियम को हमने यहां पर क्या किया, एनर्जी प्रोवाइड की, तो ये सोडियम से जो इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट शेल का वो रिमूव हो गया, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ये क्या कहलाई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्यों, क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव हुआ है। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर हम इंक्रीज करें तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में यहां था Fe2+, और अब हमने इसको और एनर्जी प्रोवाइड की, तो ये एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया। तो एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया तो क्या हो जाएगा, ये Fe2+ की जगह Fe3+ बन जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल भी रहा है और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो बढ़ भी रही है। यहाँ पे +2 से और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो ये एग्जाम्पल भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन का हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे सब्सटेंस जो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाने के लिए हेल्प करें, ठीक है ना, या वो रिमूव, ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है, या आप ऐसा कह सकते हो ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है इसको अगर कोई एक्सेप्ट कर ले, अगर इसको कोई एक्सेप्ट कर लेता है और ऐसा सब्सटेंस वो वहां प्रेजेंट हो जो इसको लगातार एक्सेप्ट करता है, तो ये ज्यादा से ज्यादा इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन निकालता जाएगा। तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि उसकी प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिमूव हो रहे हैं, ठीक। दूसरा हम यहां पर अभी देखते हैं रिडक्शन, कि रिडक्शन को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में। तो रिडक्शन, सो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था, यहां पर आप बता सकते हो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कहीं पर होता है कि इलेक्ट्रॉन वो ले लेता है, ठीक है ना, तो उसे हम बोलेंगे रिडक्शन। या फिर दूसरी चीज क्या हो सकती है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ऑक्सीडेशन स्टेट वो इंक्रीज हुई थी, यहाँ पर हम क्या बता दें कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज हो जाए, तो उसे हम रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि आपके पास में है ये क्लोरीन, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो इसमें, तो ये क्या बना लेगा, क्लोराइड आयन बना लेगा। तो इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, ऐड किया, तो इसलिए ये रिएक्शन जो है वो रिडक्शन रिएक्शन। इसी तरह से अगर यहाँ Fe3+ है और अगर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं, तो ये Fe3+ जो है वो Fe2+ में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो एग्जाम्पल है वो किसका हो गया, फिर रिडक्शन का। अब एक खास बात और है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कभी भी अलग अलग नहीं होती, ये हमेशा एक साथ होगी। अगर कहीं पर किसी चीज का ऑक्सीडेशन हुआ है तो किसी का रिडक्शन जरूर हुआ होगा, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन निकला है यहाँ पे तो कोई ना कोई इसको एक्सेप्ट करने वाला जरूर होगा, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन निकलना ऑक्सीडेशन कहलाएगा, और उसी इलेक्ट्रॉन को कोई एक्सेप्ट कर लेगा, उसे हम क्या बोल देंगे, रिडक्शन बोल देंगे। तो इस तरह से हम दोनों ही जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं, चाहे वो क्लासिकल कॉन्सेप्ट है चाहे वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट हो, अगर इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम मिला दें तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि ऑक्सीडेशन वो होता है जहां पर ऑक्सीजन गेन की जाती है, हाइड्रोजन लूज की जाती है, और क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी वहां पे लूज किए जाते हैं एक से ज्यादा।
और रिडक्शन क्या होगा? रिडक्शन वो होगा जहां पर ऑक्सीजन गेन की जाती है, हाइड्रोजन जो है वो सॉरी ऑक्सीजन जो है वो लूज की जाती है, हाइड्रोजन गेन की जाती है, और जो इलेक्ट्रॉन है एक या एक से ज्यादा वो गेन किए जाते हैं, तो उसे हम रिडक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो ये दोनों डेफिनेशन, दोनों दोनों जो कॉन्सेप्ट थे, उन दोनों कॉन्सेप्ट को हम कंबाइन करके यहाँ पर लिख सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री स्टेप है, दोनों कभी अलग अलग नहीं होंगे कि आपने सिर्फ ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन कराया और रिडक्शन किसी का नहीं हुआ, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना? तो इसी वजह से इन दोनों रिएक्शंस को हम साइमल्टेनियसली लिखते हैं, कभी ऐसा नहीं लिखते कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस पढ़ रहे हैं हम, या हम रिडक्शन रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, नहीं, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स क्यों? क्योंकि ये दोनों ही रिएक्शन एक साथ होती हैं। जैसे अगर हम यहाँ अब पुराने एग्जांपल्स पे चलते हैं वापस, ठीक है ना? अगर हम यहाँ पर जैसे ऑक्सीडेशन की बात कर रहे थे, सबसे पहले यहाँ हमने ऑक्सीडेशन की बात की, तो हमने कहा कि साहब ऑक्सीजन का ऐड होना, ये हमने बता दिया कि साहब ये ऑक्सीजन का ऐड होना हो गया, ये मैग्नीशियम जो है उसने ऑक्सीजन ऐड करके ये बना लिया। लेकिन साथ में अगर इस रिएक्शन को इस तरह से देखें, तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो ऑक्सीजन रिमूव हो गई, तो इसने मैग्नीशियम ऑक्साइड ने मैग्नीशियम बना लिया। तो ये तो एग्जाम्पल हो गया ऑक्सीडेशन का, और ये एग्जाम्पल हो गया रिडक्शन का, यहाँ पर रिडक्शन हुआ। ऐसे ही यहाँ नीचे देख सकते हो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ पर क्या हुआ है? ऐड, तो इसीलिए ऑक्सीडेशन है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है? रिमूव। उल्टा जब आप देखोगे इसको तो रिमूव हो गया, SN4 SnCl4 से SnCl2 और Cl2 बन गई। तो इस तरह से ये जितनी भी रिएक्शंस आप यहाँ पढ़ रहे हो वो सब क्या हो रही हैं? एक दूसरे के साथ हो रही हैं, या एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शंस है। ठीक है, तो इन सभी रिएक्शंस को आप करके देखिएगा। ठीक है, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम किस तरह से समझा सकते हैं। ठीक है, और ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि दोनों रिएक्शंस कभी भी अकेली नहीं होती, हमेशा और हमेशा क्या होंगे? वो एक साथ होंगे। ठीक है ना? कि एक अगर ऑक्सीडाइज हुआ है तो दूसरा कहीं ना कहीं रिड्यूस जरूर हुआ होगा। नाउ अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर की। ऑक्सीडेशन नंबर अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर हम देख रहे थे कि साहब इसका ऑक्सीडेशन जो नंबर है वो क्या हुआ? यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। जो Fe3+ है उसने Fe2+ बना दिया, ये Fe2+ बना दिया है। ठीक है ना? तो ये Fe2+ बनाया, इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पर ये जो 3+ लिखा या 2+ लिखा, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, तो अब इस पर थोड़ी सी बात करते हैं कि ये क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर। ठीक है ना? ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड नंबर। तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या बोलोगे आप? कि जो चार्ज होता है किसी भी एटम पर, ठीक है ना, उसको हम अगर दो तरीके से काउंट करके देखें तो आपके पास में ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी आ सकती है। ठीक है ना? मतलब कि आप ऑक्सीडेशन स्टेट को ये कह सकते हो किसी भी एटम पर प्रेजेंट जो चार्ज है वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ठीक है, लेकिन आपको उसके इलेक्ट्रॉन्स को कैसे काउंट करना है, उसके लिए हमारे पास में दो रूल्स हैं या दो पैटर्न्स हैं। पहला पैटर्न क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन या तो कैसा हो, ऐसा शेयर्ड हो जो लाइक एटम्स पर हो, मतलब एक जैसे एटम्स के बीच में बॉन्ड हो, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन को आप अलग करोगे तो ये क्या होगा? ये बिल्कुल इक्वली डिवाइड होगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, इसको हम इक्वली डिवाइड कर देते हैं। तो इसने भी एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो बनने वाली जो चीज होगी वो क्या होगी? 2H। ठीक, या फिर आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि H और H, इस तरह से, ये H और ये। ठीक है, इस पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं आता। यहां पर जो चार्ज होता है वो हमेशा क्या होता है?
जीरो चार्ज होता है। अगर हम उसको कैसे करें, इक्वली डिवाइड करें, जो इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, उसको हमने क्या किया, इक्वली डिवाइड किया, इक्वली डिवाइड। दूसरा पैटर्न क्या हो सकता है कि जो बॉन्ड है वो एक जैसे एलिमेंट्स के बीच ना हो करके अनलाइक जो एटम्स हैं उनके बीच में हो, या एलिमेंट्स। तो अनलाइक एटम्स अगर होते हैं तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे ये क्लोरीन, तो यहाँ पर जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये अनइक्वली डिवाइड होंगे। और अनइक्वली कैसे होंगे कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा पुल करेगा। मतलब कि यहाँ जो डिवीजन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, और इस तरह से जब ये डिवाइड होगा तो H जो है उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसने इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया तो इसके पास में एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो चार्ज होता है वो इस पर जो प्रेजेंट चार्ज है वो आप देखो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आप देख रहे हो कि अगर हम यहाँ क्लोरीन, पहले यहाँ पर इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, कि हम कैसे काउंट किया, तो भाई हमने हाइड्रोजन के लिए सबसे पहले देखा, तो हाइड्रोजन जो होता है वो 1s1 होता है। ठीक है, और 1s1, अब यहाँ पर अगर आप देखते हो तो इसमें क्या है, 1s1 ही है, 1s1, यहाँ पे भी 1s1। जब ये 1s1 है तो जो इसका एलिमेंटल फॉर्म थी उसी के जितने इस पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन यहां अगर हम देखें तो H प्लस, ये 1s0, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये रिमूव हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन जो ये था ये जब रिमूव हो गया तो इसलिए हमने क्या लिखा, 1s0। तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई इसलिए हमने यहाँ पर एक चार्ज लगा दिया। अब हम यहाँ पर क्लोरीन की बात कर लेते हैं। अब क्लोरीन जो है उसका होता है 17। ठीक है, सो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। ठीक है, ये 17 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये क्लोरीन का है। लेकिन अगर हमने यहाँ पर क्लोरीन एक माइनस लिखा है तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो ये जो 3p5 था ये 3p6 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये एज इट इज यहाँ पर। ठीक है, ये 3p6 में कन्वर्ट हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका ज्यादा है। तो जितने इलेक्ट्रॉन इसके ओरिजिनल एलिमेंट से ज्यादा होते हैं उतना ही चार्ज हम उस पर बता देते हैं, तो उतनी ही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है। ठीक है, अब इसके लिए जो ऑक्सीडेशन नंबर है, अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की। ऑक्सीडेशन स्टेट समझ में आ गया कि वो प्लस माइनस 1 2 3 4 5 जो भी है वो जीरो या कुछ भी हो सकती है। लेकिन अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर्स की बात करें कि ऑक्सीडेशन नंबर्स क्या होते हैं, तो इसके लिए भी हमारे पास में कुछ रूल्स हैं जिनको हम अप्लाई करें तो ऑक्सीडेशन नंबर हम निकाल सकते हैं। जैसे पहला जो रूल है वो क्या है कि किसी भी एलिमेंट का अगर वो फ्री स्टेट में है, वो एलिमेंट कैसा हो, फ्री स्टेट में हो या अनकंबाइंड स्टेट में हो, अनकंबाइंड। अनकंबाइंड क्या है, क्योंकि उसने किसी के साथ में भी कंबाइंड नहीं हुआ वो। जैसे मान लीजिए कि हम यहां पर लिखते हैं कि साहब एट, ठीक है ना, या ये, अब ये वैसे तो H2 फॉर्म में और ये इसमें रहता है, लेकिन किसी और के साथ में इसने कंबाइन नहीं किया है। या फिर एलिमेंट जो है वो एलिमेंट ले लो, जैसे ये मेटल है, ये मेटल्स है, ठीक है ना, या फिर आप ये Ag ले लो। तो इसमें क्या है, किसी तरह का कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं हुआ, कोई भी कॉम्बिनेशन स्टेट में ये नहीं है, फ्री स्टेट में है, तो इन सब का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा, जीरो। अगर कोई भी एलिमेंट फ्री स्टेट में या अनकंबाइंड स्टेट में होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होता है। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल ये है कि एकमात्र फ्लोरीन ऐसा एलिमेंट है हैलोजेंस में जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ON ये हमेशा और हमेशा -1 रहता है, -1। ये कभी भी प्लस में नहीं हो सकता, ये कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। मतलब ना तो ये पॉजिटिव हो सकता है, सॉरी, और ना ही कोई दूसरी संख्या, मतलब प्लस -1 तो ये है ही, ठीक है ना, लेकिन -2 नहीं हो सकता। ठीक है, इसकी एकमात्र जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 ही रहती है हमेशा।
और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, सॉरी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के और F माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है और इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन ना तो दे सकते और ना ही इसमें से कोई हम ले सकते। तो F से हम कभी भी इलेक्ट्रॉन रिमूव करके F माइनस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए इसका जो एक ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? -1 होगा। तो एक रूल हमेशा ये और याद रखना। ओके, जो थर्ड रूल है वो क्या है? थर्ड रूल कि हाइड्रोजन जो है हमारे पास, हाइड्रोजन, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादातर केसेस में आपको +1 मिलता है, +1। लेकिन अगर आपके पास में मेटेलिक हाइड्राइड्स हो, मेटालिक हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स, अब मेटेलिक हाइड्राइड को कैसे लिखोगे? MH, ऐसे। और आपको मालूम है कि जो मेटल है वो क्या होता है? वो होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और मेटल अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो जो हाइड्रोजन होगी वो हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आ जाएगा? -1 चार्ज आ जाता है। तो मेटेलिक हैलाइड्स में जो हाइड्राइड्स है उसमें इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 होगा, और अगर नॉर्मल हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप एग्जांपल लो, जैसे HCl है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका +1 है, इसका -1। अगर यहाँ पर वाटर में आप देख लो, वाटर में हमने ले लिया, इसका +1 होगा, इसका +1 होगा, ठीक है, इसका -2 होगा। तो ये जो हाइड्रोजन है इसका ज्यादातर केसेस में हमें देखने को मिलता है जनरली कि ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। लेकिन मेटल अगर हाइड्राइड ले लिया, जैसे कि मान लीजिए कि आपने सोडियम हाइड्राइड ले लिया, ये सोडियम हाइड्राइड, तो ये सोडियम हाइड्राइड क्या बनाएगा? ये Na+ और H- बनाएगा। तो यहाँ पर जो हाइड्राइड बनाई है इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी? वो -1 होगी। ठीक, तो ये मेटल हाइड्राइड्स में -1 देता है और बाकी जनरल कंडीशन में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी होती है। तो ये थर्ड लॉ इसका। रूल 4, फोर्थ रूल क्या है? फोर्थ रूल ये है कि अब हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की, कि जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का जो जनरल ऑक्सीडेशन नंबर है वो है -2, ये होता है जनरली। लेकिन अगर हम ट्रू परऑक्साइड्स ले लें, परऑक्साइड्स, परऑक्साइड्स वो होते हैं जहां पर ऑक्सीजन ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। जैसे वैसे तो हम बनाते हैं क्या? Na2O, सोडियम ऑक्साइड, लेकिन अगर इसका परऑक्साइड बनाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? N2, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पर ज्यादा प्रेजेंट है। तो अगर ट्रू परऑक्साइड लें, जैसे कि ये ट्रू परऑक्साइड है, बेरियम ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना, या हाइड्रोजन परऑक्साइड, अगर इस तरह से अगर हम लेते हैं तो यहां पर इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होता है? -1 होता है। ठीक है, अब इसको देख लो आप यहाँ पे, जैसे बैरियम ऑक्साइड को देखोगे तो ये कैसे ब्रेक होगा? बैरियम पर आपका 2+ चार्ज होता है, ठीक है, ऑक्सीजन पर -1, तो इस तरह से तभी ये बना। ऐसे ही यहाँ पर आप देखोगे कैल्शियम जो है वो 2+ है और ऑक्सीजन -1। ठीक, तो इस तरह के ट्रू परऑक्साइड्स अगर होंगे तो यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में -2 होता है। और एक और चीज, अगर आपने एक कंपाउंड है F2O, अगर ये ले लिया तो F2O में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +2, क्योंकि फ्लोरीन अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो अगर फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये नेगेटिव चार्ज इस पर, इसका नेगेटिव चार्ज इस पर, तो इस पर क्या आ जाएगा? 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो F2O जो है वो +2 चार्ज रखता है। तो एक रूल ये भी है।
नेक्स्ट रूल अगर हम देखें वो है कि जो भी आयंस है, कोई भी आयन या फिर रेडिकल, ठीक है, रेडिकल्स भी बोल सकते हैं, एसिडिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल, तो कोई भी आयन या रेडिकल अगर है तो उस पर जो भी चार्ज प्रेजेंट होगा, जो भी इलेक्ट्रिकल चार्ज उस पर प्रेजेंट होगा, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जैसे जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास में है Na प्लस, Mg2 प्लस, एल्यूमिनियम 3 प्लस, या क्लोराइड माइनस, या सल्फेट 2 माइनस, या फॉस्फेट 3 माइनस। ये इन केसेस में अगर आप देखो तो जो इसके पास में चार्ज है, जो इसका इलेक्ट्रिकल चार्ज +1 है, इसका इलेक्ट्रिकल चार्ज +2 है, इस पर इलेक्ट्रिकल चार्ज +3 है, इस पर इलेक्ट्रिकल चार्ज -1 है, इसके पास में -2 है, इस पर इलेक्ट्रिकल चार्ज -3 है। तो जो इसका इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा वही इसका क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। ठीक है, तो एक रूल हमने ये भी, और एक और रूल है, वो क्या, जो 6th रूल है, वो रूल ये है कि चाहे हम कितना भी, कोई भी, कैसा भी रेडिकल ले लें, आयन ले लें, एलिमेंट ले लें, कुछ भी ले लें, लेकिन किसी भी कंपाउंड का अगर हम उसको कंपाउंड फॉर्म में ले रहे हैं तो उस कंपाउंड का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो हमेशा और हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहां पर सोडियम ऑक्साइड की बात करूं, सोडियम ऑक्साइड, तो अब ये जो सोडियम ऑक्साइड है बेटा, ये किस फॉर्म में है, ये इस तरह से है, Na प्लस और 2 माइनस, लेकिन ये 2 सोडियम है। तो देखो यहाँ पे 2 प्लस चार्ज हो गया और यहाँ पे 2 माइनस चार्ज हो गया, तो टोटल जो आया ऑक्सीडेशन नंबर निकल के वो क्या आया, 0। ठीक है, तो ये कंपाउंड है, तो किसी भी कंपाउंड का जो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो इनके आयंस का एल्जेब्राइक सम होकर के और क्या आता है, 0 आता है। कभी भी आप किसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में या प्लस में मत रखिएगा, ठीक है, वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। नाउ ये सब आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर समझ में आ गए होंगे, लेकिन एक बात बताओ मुझे, अगर मैंने यहां पर लिखा Na प्लस, ठीक है, या फिर मैंने लिखा यहां पर CH4, अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन नंबर पूछूं आपसे कि साहब यहाँ पर नाइट जो सोडियम है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है, ऑक्सीडेशन नंबर वो आप बता दोगे कि साहब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना वो +1 है। अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूं CCl4 की, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर को अगर आप देखोगे तो कार्बन की अगर मैं बात करूं कि कार्बन जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो कितना है, -4। ठीक, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास में ये है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा -2। ठीक है, अब कैसे निकाला, ये डायरेक्ट है, Na का तो इस पर जो चार्ज है हमने वो एज इट इज लिख दिया इसका, है ना। इस पर हम देखेंगे तो मीथेन कुछ इस तरह का होता है, हाइड्रोजन जो होता है और कार्बन, अगर इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो ऑक्सीजन, सॉरी, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, तो एक पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ये सभी प्रोटॉन्स पर, हाइड्रोजन पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसके पास खुद पर -4 चार्ज आ जाएगा, तो हमने यहाँ पे -4 लिख दिया। यहाँ पर हम बात करें तो हमने यहाँ 2 क्लोरीन ऐड कर दिए, एक क्लोरीन ये ऐड कर दिया, एक क्लोरीन ये ऐड कर दिया। अगर ये 2 क्लोरीन्स मैंने यहाँ ऐड कर दिए तो ये क्या करेंगे, -1 और -1, ठीक है, जबकि ये क्या कर रहे थे, तो ये -1 चार्ज जो है वो इस पर 2 अगर ऐड हो जाए तो -2 चार्ज इस पर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत ज्यादा है, इसलिए उस समय हम कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को काउंट नहीं करेंगे। तो आप बोलोगे साहब इसका भी तो +2 आ रहा है, ये दो प्रोटॉन्स जुड़े हुए हैं, नहीं, उस समय हम, ये ज्यादा इफेक्टिव है,
ठीक है ना, यहाँ कार्बन नहीं खींच रहा है, यहाँ क्लोरीन खींच रहा है। अब देखो कि आप ये क्या चार्ज आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पर 2 क्लोरीन ऐड होते ही यहाँ पे -2 चार्ज आ गया। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर लगातार बदल रहा है, तो एक चीज यहां पर आती है कि साहब ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी ये क्या होती है? ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी क्या ये दोनों एक ही हैं या एक डिफरेंट चीजें हैं? तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर होता है किसी भी एटम पर प्रेजेंट चार्ज या किसी भी आयन पर प्रेजेंट चार्ज, तो इस पर जो भी चार्ज प्रेजेंट होगा वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है। ठीक है ना, इसकी इन हाइड्रोजन्स की वजह से क्लोरीन कार्बन इनसे इलेक्ट्रॉन ले रहा था, तो यहाँ पर इस पर चार्ज जो है वो -4 हो गया। ठीक है, लेकिन वैलेंसी, वैलेंसी का क्या? वैलेंसी हमेशा और हमेशा उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, उसका चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। वो कितने बॉन्ड बना रहा है वो उसकी वैलेंसी होती है। तो अगर मैं यहां पर साथ के साथ वैलेंसी भी लिखूं, अगर मैं इसकी वैलेंसी लिखूं तो क्या हो जाएगी? वैलेंसी 1 इसकी, लेकिन इसकी वैलेंसी, इसकी 4, इसकी वैलेंसी, इसकी भी 4। 4 क्यों? क्योंकि आप यहां पर देखो कि कार्बन चाहे तो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ हो या कार्बन 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन से जुड़ा हुआ हो, वैलेंसी तो 4 ही है ना, 4 ही तो बॉन्ड बना रहा है। तो ये इसका बॉन्ड बताता है कि ये कितने बॉन्ड से जुड़ सकता है। तो वैलेंसी में हम वो देखते हैं कि उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है उस एलिमेंट की, उसे हम वैलेंसी बोलते हैं। जबकि उस पर जो प्रेजेंट चार्ज होता है या चार्ज उस पर इंड्यूस हो गया है, क्रिएट हो गया है, उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर से लेते हैं। ठीक है, तो पहला अंतर तो ये हो गया। दूसरा अंतर क्या है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो प्लस माइनस में हो सकता है। जैसे ये देखो हम यहाँ लिख रहे हैं प्लस में, यहाँ लिख रहे हैं माइनस में। ठीक है ना, वो प्लस माइनस में हो सकता है। अब देखो मान लो कि अगर आप यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड लिख दो ना, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के हिसाब से अगर आप कार्बन में देखोगे तो 4 इसने ये खींच लिए, तो 4 खींच लिए तो ये क्या हो जाएगा? ये तो +4 हो जाएगा। ठीक है ना, और ये जो मैंने आपको ये बताया ना, ये थोड़ा सा गलत हो गया। ये 2 प्लस के हैं, 2 माइनस के हैं, इसलिए इस पर चार्ज ये 0 होगा, सॉरी, है ना, ये हमसे गलती हो गई अभी। तो इसका जो चार्ज आएगा वो इसके ऊपर क्या आएगा? +4 आएगा। और ये +4 आने की वजह से यहाँ पर देखो पॉजिटिव में भी आ रहा है, यहाँ पे देखो निगेटिव में भी आ रहा है कार्बन का ही, इसका इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन, मीथेन, डाइक्लोरोमीथेन और टेट्रा कार्बन टेट्राक्लोराइड, सब में कार्बन ही है। लेकिन इनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो प्लस में भी है, माइनस में भी है, 0 भी है। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो चेंज हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 कुछ भी हो सकती है। लेकिन वैलेंसी हमेशा क्या होती है? वैलेंसी हमेशा एक ही रहती है, एक जैसी रहेगी। देखो सब में वैलेंसी कितनी है? 4, इस कार्बन में भी, इस कार्बन में भी और इस कार्बन, सभी में यहाँ पे 4 वैलेंसी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जो हम ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी में देखते हैं। कभी कभी हम क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी को एक ही समझ लेते हैं, या उसका ऑक्सीडेशन नंबर देखते ही बता देते हैं अच्छा वैलेंसी भी ये उतनी ही रखेगा। हाँ, रख सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी एक जैसे हो, वो अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, जो हमने यहाँ पर इन एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा कि यहाँ पर ये अलग अलग भी शो कर सकता है। ठीक, अगर आपको अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ में आ गए, आपको ऑक्सीडेशन नंबर समझ में आ गया, इनको निकालते कैसे हैं वो अगर आप लोगों को सब कुछ पता चल गया, तो अब हम एक चीज पढ़ेंगे, ये हम देखते कहाँ पर हैं। ठीक है ना, ये जो सब चीजें जो हैं वो हम देखते कहाँ हैं। तो एक टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसका नाम आपने पहले सुना पढ़ा होगा कभी ना कभी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये क्या होते हैं?
और एक आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये दोनों हैं क्या? क्या दोनों एक ही है या दोनों डिफरेंट? इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, देखो अगर हमारे पास में कोई ऐसा डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, उसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। मतलब कि केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला जो डिवाइस होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और अगर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो जो सेल आप काम में लेते हो उसे आप बोलते हो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो दोनों एक दूसरे के जस्ट क्या हो गए? अपोजिट। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो होता है जहां पर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो होता है जहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। बट यहां पर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे। हमारा जो मेन एम्फेसाइज होगा वो होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का, मतलब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला जो डिवाइस है उस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर केमिकल एनर्जी जो है, ये जो केमिकल एनर्जी है मतलब कि कोई ना कोई केमिकल हम काम में लेंगे, उसकी रिएक्शंस करवाएंगे और फिर हम देखेंगे कि वो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है तो कितनी बनाता है, ठीक है ना। वो हमारा एम्फेसाइज यहाँ पर है, ठीक है। और जो हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ रहे हैं तो केमिकल एनर्जी मतलब केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर हो रही हैं, तो वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हो रही होंगी। यहाँ जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं या जो केमिकल एनर्जी है वो रिडॉक्स रिएक्शन से संबंधित है। जबकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जब हम इसमें कन्वर्ट करेंगे तो वहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी पर बात कर रहे हैं, केमिकल पर बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमने यहां से चेंज करना शुरू किया, तो हम इसलिए यहाँ पर केवल और केवल रिडॉक्स रिएक्शंस में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को स्टडी करेंगे। और अगर आपने जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को जान लिया, इसको कई और नामों से भी जानते हैं। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसको आप कई बार गैल्वेनिक सेल बोलते हो, गैल्वेनिक सेल, या फिर कई बार इसको क्या बोलते हो आप? वोल्टाइक सेल, ठीक है। तो गैल्वेन और वोल्टाइक सेल दोनों ही दो साइंटिस्ट थे जिनके नाम पर हमने इसको रखा गया है या कहा गया है कि साहब इसको हम गैल्वेनिक सेल भी बोल सकते हैं और वोल्टाइक सेल, ठीक है ना। बट अगर वैसे देखें तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है क्योंकि हमने यहाँ पर इसको टेक्निकली हिसाब से टर्म यहाँ पे दिया हुआ है। और अगर ये जो गैल्वेनिक या वोल्टाइक या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसका कोई एक एग्जाम्पल अगर आपने पढ़ा होगा, एग्जाम्पल, तो वो आपने पढ़ा होगा डेनियल सेल का, डेनियल सेल। अब ये डेनियल सेल क्या होता है, कैसे काम करता है, उस पर हम अब बात करेंगे। तो देखो डेनियल सेल होता क्या है कि यहां पर हम दो इलेक्ट्रोड्स लेते हैं और दो इलेक्ट्रोड्स जो हम लेंगे उनको उन्हीं के आयनिक सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर मतलब इमर्स कर देते हैं या डुबो के रखते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए कि हमने दो कंपार्टमेंट ले लिए, है ना, दो बीकर ले लिए, ठीक। और ये इस तरह से, ये इस तरह से हमने यहाँ पे ले लिया और इसको हमने कहा कि ये है कॉपर सल्फेट, और इसके अंदर एक रॉड डूबा हुआ है, ये है कॉपर का। तो कॉपर हमने लिया है और इसको हमने इसी के आयनिक सॉल्यूशन एक्वा सॉल्यूशन में डिबो दिया, जो क्या है? कॉपर सल्फेट का।
यहां पर भी क्या होता है, यहां पर भी एक इलेक्ट्रोड इसमें डूबा हुआ होता है, ये ठीक। ये है आपका जिंक सल्फेट, और ये जो इलेक्ट्रोड है वो क्या है, जिंक का बना हुआ।